जय भीम साथियों। आज चमार सम्मेलन पर चर्चा करनी है, इसलिए आज आपके साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। 4 दिन पहले दिल्ली में पहला चमार सम्मेलन आयोजित किया गया है और उसमें बहुत सारे जाने पहचाने अनजाने चेहरे थे, जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वो रिपोर्ट आ रही हैं, उनके स्पीचेस आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना हुई है। आज ऐसे दौर में जब SC/STs के लोग बड़ी तादाद में पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे चमार जाति, जिनको कि सबसे अग्रिम मोर्चे पर, जिनको समझा जाता है कि पढ़ाई लिखाई में और दूसरे तमाम चीज़ों में, शक्ति में, आर्थिक शक्ति में, ये दूसरे SC/ST की दूसरी जातियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। इन्होंने पहली सीढ़ी चमार से पहली सीढ़ी अम्बेडकरवाद को हासिल किया और उसके बाद अम्बेडकरवाद की जो सीढ़ी है, बुद्धिज़्म, बुद्ध को उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया। जिनको माना जाता है राजनीतिक रूप से, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, राजनीति में अग्रिम दस्ते पे माना जाता है। आज वो बुद्ध से वापस चमार बनने की स्थिति में आ गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है और इस पर चर्चा ज़रूरी है। मैंने उनके जो भाषण सुने, उन लोगों के जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ बहुमत लोग वहाँ बाबा साहब के खिलाफ थे। बाबा साहब की तस्वीर वहाँ लगने के खिलाफ थे, जैसा वो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। और एक दो मैंने लोगों को वहाँ सुना, नौजवान थे, तो वो तो बाबा साहब के उसके संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला और ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, राजनीतिक रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो, हमें पहले अपने चमारों को इकट्ठा करना है, सारी चीज़ें करनी है। वो तमाम चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से डर खौफ पैदा कर रही हैं कि कहीं इन मनुवादियों का जो एजेंडा था वो कहीं सफल तो नहीं हो रहा है। वापस हमारे लोग अम्बेडकरवादी और उसके बाद बुद्धवादी और उसके बाद फिर दोबारा से चमार बन रहे हैं, दोबारा से मनुवादी द्वारा थोपी गई जातियाँ ज़बरदस्ती फोर्सफुली गुलामी की, जिनका नाम समझा जाता था, जिनको SC/ST एक्ट में भी अगर उन जातियों का कोई दूसरा जाति सूचक अगर कोई नाम ले दे लड़ाई में, झगड़े में, कोई दूसरा अपर कास्ट नॉन SC/ST, तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है। और उसको उसी जाति को आज हमारे लोग वो द ग्रेट चमार लिख रहे हैं, चमार सम्मेलन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत भयावह है, ख़तरनाक है। तो इस पे चर्चा करनी ज़रूरी है। इस पे मैं चर्चा करूँगा, इसके कारणों पे चर्चा करूँगा और वहाँ पर होंगे। तो इससे पहले आप तमाम साथी इसको लाइक करें, शेयर करें सारे साथी, और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें। इस पे हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। भारत के इस महान संविधान 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने ये महान संविधान बनाया और इसमें हमारे SC/STs के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए, जिसमें राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक विशेष रूप से अधिकार थे।
एक नौजवान को मैं सुन रहा था, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से संविधान, रिजर्वेशन और बाबा साहब के खिलाफ बोल रहा था। उसका डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन में है, और ऐसा वो अकेला नहीं है, ऐसा बहुत सारे बहुमत लोग हैं। वो कह रहे थे जी, और उसके कारण, उस डिप्रेशन का कारण अपनी ही जाति में, चमार जाति में, जबकि कहा जाता है कि ज़्यादातर रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ें सरकारी क्षेत्रों में बजट का हिस्सा, रिजर्वेशन, शिक्षा में रिजर्वेशन, सारी चीज़ें ज़्यादातर अनुसूचित जातियों में चमार जाति ने ले ली, और वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए हमने ले लिया। ठीक है भाई, ले लिया आपने, लेकिन इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे कि वापस आप पढ़ लिख करके चमार बन जाओगे, तो वो तो बड़ी अजीब बात है। अब इसमें मैंने जो इसमें डिप्रेशन के उनके देखा सुना, और डिप्रेशन में आने के जो कारण हैं उनके नौजवानों के, उनके लोगों के, रिजर्वेशन का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं बनाना भारत सरकार द्वारा। देश में रिजर्वेशन तो लागू गया, आर्टिकल 16(4) फंडामेंटल राइट का हिस्सा, लेकिन उस पर कोई कानून बना करके रिजर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको लागू करने का वो मैकेनिज्म नहीं बनाया किसी भी सरकार ने। सरकारों ने तो बनाया ही नहीं, लेकिन हमारे SC ST के वो लोग जो पढ़ लिख करके आगे आ गए थे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की लीडरशिप आगे आ गई थी, उन्होंने भी सरकार से कभी मांग नहीं की कि भैया इस पे रिजर्वेशन के ऊपर कोई मैकेनिज़्म बनाओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मैकेनिज़्म तैयार करो। अब उसका रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म ना बनने से वो नौजवान कह रहा है कि भैया क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। वो अब उसी जाति का, चमार जाति का, जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया, पढ़ लिख गए ज़्यादा इसलिए रिजर्वेशन इन्होंने ले लिया, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो कह रहा है मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो MA हूँ और मुझे तो मिला ही नहीं, क्योंकि मालदार, जो चमारों में भी मालदार हैं वही ले गए, जिनको 2-2 3-3 नौकरियां जिनों के घरों में हैं वही उनको लिए जा रहे हैं। ये वो कह रहा है, उन्हीं की जाति का आदमी कह रहा है, और ये बात सही भी है कहीं तक, क्योंकि मैकेनिज्म ना बनने से डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरी अनुसूचित जाति की जातियां तो डिप्राइव रह गई हैं, अनुसूचित इससे वंचित रह गई इससे रिजर्वेशन के लाभ मिलने से। लेकिन जो उन्हीं की अपनी जाति के जो गरीब कमज़ोर लोग थे, या जिनको कि उसका पता नहीं था कैसे लेना है, जानकारी नहीं थी रिजर्वेशन हासिल कैसे किया जाए, तो वो भी आज वंचित हो गए, आज डिप्रेशन में आ गए। हमने कहा था भारत सरकार से कि इस रिजर्वेशन में मैकेनिज़्म बनाओ इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्लस इसमें रोटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए था। ये उसी समय लागू होना चाहिए था जब रिजर्वेशन शुरू हुआ था भारत में, कि इसमें रोटेशन सिस्टम होता कि जिसको एक बार मिल जाए उसको दोबारा ना मिले। पहले जिनको नहीं मिला है, जो नीचे से सबसे ज़्यादा आर्थिक और शैक्षणिक कमज़ोर हैं और सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको पहले उनको वहाँ से दिया जाए, और जिसको मिलता चला जाए उसको दोबारा जब तक ना मिले, जब तक कि तमाम लोगों को, तमाम जातियों को, सबको मिलना जाए। एक तो ये रोटेशन सिस्टम होना चाहिए था, नीचे से ऊपर की तरफ वो रोटेशन सिस्टम आता, तो उससे सबसे नीडी लोगों को मिलता, सबसे जो कमज़ोर लोग थे उनको मिलता। एक तो ये होता, उसमें किसी भी जाति उसके होते लोग होते, उन सब में जिसको एक बार मिल जाता फिर वो मजबूत हो जाते हैं, दूसरे को मिलना चाहिए था जो कमज़ोर था। और दूसरा ये कि उसमें मैकेनिज़्म होना चाहिए था कि जो शेड्यूल और जातियाँ हैं, सारी जातियाँ हैं, जैसे दिल्ली में 36 हैं, उत्तर प्रदेश में 60-65 हैं, पंजाब में कुछ और आंकड़ा है, महाराष्ट्र में कुछ और आंकड़ा है, तो जितनी शेड्यूल जातियाँ थी सभी को तो समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। तो उन जैसे अगर सरकार में वैकेंसी निकली 10 या 20 अगर रिजर्व सीटें हैं, तो उनमें अलग अलग जातियों के लोगों को उसमें नौकरियां मिलती, तो सभी जातियों का भला होता, सभी जातियों को रिजर्वेशन का अधिकार मिलता, उनको मिल पाता, लाभ मिल पाता उनका। तो ऐसा नहीं हुआ, जो जाति पढ़ लिख गई, जिसको जानकारी मिल गई, वो पर्चा भरा और फार्म भरा, तो जाहिर सी बात है जो पर्चा भरेगा उसी को मिलेगा। तो SC के नाम पर एक ही जाति को मिलता चला गया। ये सरकार की खामियां हैं, जो सरकार ने नहीं बनाया मैकेनिज़्म, और जिसका खामियाजा इस पे हो गया
कि जो सबसे पढ़ी लिखी जाति है उसी जाति के लोग आज इस रिजर्वेशन को वो गालियां बक रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें लाभ नहीं मिला। तो ये एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैकेनिज़्म रिजर्वेशन पर नहीं मिला, और ना सरकार ने तो बनाया ही नहीं बनाया उस पर मैकेनिज़्म। हमारे नेताओं ने भी मांग नहीं की कि इस पर मैकेनिज़्म बनाया जाए, मैकेनिज़्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, और उसके ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, कैसे सबको मिलना है, कैसे नीचे के लोगों को, नीडी लोगों को मिलना है। तो वो एक चीज़ बात थी। और दूसरी बात ये कि जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे लोगों ने रिजर्वेशन लेते चले गए, मगर उस रिजर्वेशन के साथ साथ उन्होंने उसको ब्रॉड रूप से, व्यापक रूप से पूरे भारत में हर क्षेत्र में लागू करने की उस शुरू से मांग नहीं की। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की व्यापक रूप से मांग नहीं की। वो सिर्फ रिजर्वेशन लेते चले गए जो एग्जिस्टिंग था सरकारी महकमों में। और शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि मनुवादी ये सरकारें हैं, इसमें बैठी हुई है, आपके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की ताक में है, उसका ये अंदर अंदर खाते ये उसका एक सलूशन ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से डायरेक्ट रिजर्वेशन ना ख़त्म करके इनडायरेक्ट किया जाए। और उन्होंने उसकी काट ढूंढ ली, और 1992 में भारत में निजीकरण की नीतियाँ, सरकारी क्षेत्र को बेचने की नीतियाँ वो लेकर के आ गए। और उसके बाद उन्होंने जो सरकारी क्षेत्रों को बेचना शुरू किया, तो वो अपने आप ही रिजर्वेशन घटता चला गया बढ़ाई बजाय बढ़ने के, क्योंकि हमने दूसरे क्षेत्रों में मांग नहीं करी, हमने निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू करने की मांग नहीं की, और जो मिल रहा था बस हम उसी को लेते चले गए। हमारे लीडरशिप ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये कि जो बजट का हिस्सा था, क्योंकि रिजर्वेशन खाली उसमें नौकरियों में था या उसमें शैक्षणिक संस्थानों में था, लेकिन जो बजट का हिस्सा था, बड़ा बजट, जो SC/ST सब कंपोनेंट प्लान का पैसा, जिससे कि हमारे लोगों को टेक्निकल करके, उनको स्किल्ड करके, उनको छोटे छोटे व्यवसाय में लगा के उनको सेल्फ डिपेंड करना था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए उनको काम देने थे, 2-2 4-4 लाख रुपए के लोन दे के, और बड़े बिजनेसमैन भी बनाना था, और उनको हायर एजुकेशन में सब चीज़ों में उनको बजट दे के उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति ठीक करनी थी। तो उस बजट पे जो एग्जिस्टिंग बजट जितना था उसी को लेते रहे, मगर उसके लिए एक व्यापक लड़ाई नहीं की कि एक्सटेंडेड रूप से सभी SC/ST जातियों में वो बटे, जितनी भी अनुसूचित जाति की, जनजातियों की जातियां हैं, जितने भी बजट आया है वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तमाम लोगों को बेनिफिट हो, सारी जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं चली। और बजट पे तो मैं आज भी देखता हूँ, बजट पे तो कोई चर्चा ही नहीं करता है, कोई भी संगठन का, SC/ST के संगठन का कोई करता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। जिन नेताओं को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े नेताओं को, वो बजट पे चर्चा नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। तीसरी बात ये कि हमारे जो SC/ST मूवमेंट में ज़मीन बंटवारे का, उसका लैंड रिफॉर्म, ज़मीन सुधार, जो हमें बंटनी थी ज़मीनें SC/ST के लोगों को, एग्रीकल्चर की ज़मीनें, उसके ऊपर कभी आंदोलन नहीं चला, मांग नहीं उठी। ज़मीनें बंटवारे की कभी मांग नहीं उठी होंगी तो उसका कुछ पता नहीं। कांग्रेस सरकार ने दिए थे 1-1, 2-2 बीघा, उसमें कुछ काम होने वाला नहीं है। 1-1 एकड़, 2-2 एकड़ ज़मीनों की मांग बड़े पैमाने पर नहीं उठी, जिससे कि हमारे लोग, जो भूमिहीन लोग थे, उनको ज़मीनें मिलती और हम अपने पैरों पे खड़े हो पाते, सेल्फ डिपेंड हो पाते। वो नहीं हो पाया। ये डिप्रेशन के कारण मैं बता रहा हूँ। और डिप्रेशन का कारण ये कि जो SC/ST के जो लीडरशिप रही, उसने कभी भी SC/ST के जो शिक्षण संस्थान थे, जो भारत के संविधान ने कहा, भारत के संविधान के आर्टिकल 26, 27, 28, इन सब में लिखा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके अपने शैक्षणिक संस्थान, उनको खोलने के लिए भारत सरकार मदद करेगी। तो वो उसका हमने लाभ उठा नहीं पाए। हम अपने SC/ST के अलग से शिक्षण संस्थान नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी ओर जो अपर कास्ट के और दूसरी जातियों के, उन्होंने अपनी अपनी जातियों के शिक्षण संस्थान खोल करके आज वो सेल्फ डिपेंड हैं कि भारत सरकार शिक्षा को ख़त्म भी करे तो अपने शिक्षण संस्थान हैं उनके, वहाँ अपने बच्चों को, अपने लोगों को वो पढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने, जो डिप्रेशन में जाने के कारण मैंने आइडेंटिफाई किए थे कि वो जो नौजवान जो गालियाँ बक रहा है उसको, रिजर्वेशन को और उसको, संविधान को और बाबा साहब को वो नकार रहा है, तो उसके कारण ये थे कि उसको ये तो शायद ये भूल ही गया डिप्रेशन में कि बाबा साहब के संविधान की वजह से
आज वो पढ़ा, एमए उसने करा, और जितने भी उनके लोग आगे बढ़े वो तमाम लोग जो रिजर्वेशन लेकर के बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आगे बढ़े। शिक्षा और उसमें राजनीति में सरपंच से लेकर के और मंत्री संतरी विधायक सांसद बने, अपनी राजनीतिक दल बनाया। ये सिर्फ संविधान की आज़ादी की वजह से, जो संविधान ने आज़ादी का अधिकार दिया, न्याय का, समता का, बंधुता का अधिकार दिया, उसी की वजह से आज हमें ये तुम चमार सम्मेलन भी कर रहे हो खुल करके, उसी आज़ादी की वजह से ये सब अधिकार मिले। अब सवाल इस बात का आता है कि हमारे लोगों ने जो पढ़ लिख करके आगे चले गए, उन्होंने रिजर्वेशन लिए, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूत हुए, लेकिन बाबा साहब का जो मूवमेंट जो इन्हिलेशन ऑफ कास्ट के अनुसार चलना चाहिए था वो नहीं चला। वो सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ये रहा कि तमाम जातियों को जो बाबा साहब ने इन्हिलेशन ऑफ कास्ट में जो डायरेक्शन दिए थे कि तमाम अनुसूचित जाति की, पहले अनटचेबल थे बाबा साहब के टाइम पे, और बाबा साहब ने उनको SC ST कैटेगरी में किया, तो तमाम जो व्यापक रूप से जो SC STs की एकता, इन्हिलेशन ऑफ कास्ट की जो आधार पे उनके दिशा निर्देश जो बाबा साहब ने दिए थे, उसमें उसके हिसाब से जो उसमें हमें बेटी रोटी के रिश्ते से लेकर के सह भोज से लेकर के एक एकता हमें स्थापित करनी थी तमाम जातियों की, वो नहीं हो पाई। अगर बुद्धिस्ट भी बने, अम्बेडकरवादी भी बने तो एक जाति के लोग बने, अगर वो बुद्धिस्ट भी बने तो वही एक ही जाति के लोग बने। और आज मैं इस चमार सम्मेलन में देख रहा हूँ, मैंने देखा, मुझे दिखाई दिया कि उसमें अम्बेडकरवादी भी दिखाई दे रहे थे चमार सम्मेलन में, जो दावा करते हैं अम्बेडकरवादी होने का, और उसमें बुद्धिस्ट भी दिखाई दे रहे थे, जो बुद्धिस्ट होगी वो चीवर पहन करके बुद्ध का वो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि इस सम्मेलन से हमें सबक लेना चाहिए, और हमें जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो मूवमेंट अभी खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम खास तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा बना के हमने पूरे देश में तमाम जातियों को इकट्ठा करने की जो हमने मुहिम चलाई है, उनको जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये बड़ी जाति थी, इसके जो अग्रिम पंक्ति की जाति, जो शैक्षणिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो मजबूत ताकतवर हो गई थी, जिसको दिशा निर्देश करना चाहिए था, अनुसूचित जाति जनजाति का नेतृत्व करना चाहिए था, बाबा साहब के दिशा निर्देशों के हिसाब से बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी के उस कारवां को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो आज कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं बड़ी मुश्किल से, दुख तकलीफ़ों से के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, इसको अगर आगे ना ले जा सको तो कृपया करके यहीं छोड़ देना। लेकिन आज जो चमार सम्मेलन दिल्ली में हुआ, इस सम्मेलन से एक झटका लगा है अनुसूचित जाति जनजाति के उस मूवमेंट को, बाबा साहब के उस संघर्ष को और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को एक भारी झटका लगा है। और इस झटके पे, इस पे सोचना होगा, क्योंकि जो तमाम दूसरी जातियाँ वो तो कम पढ़ी लिखी थी, वो तो हैं ही भगवानों के चक्कर में, उनके चक्कर में पड़ गए, हिंदूवाद के चक्कर में पड़ गए। लेकिन जो जाति पढ़ लिख करके अम्बेडकरवादी हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, अब वो वापस अगर चमार बन जाएगी तो बाकी जो लोग छटपटा रहे हैं अब आगे बढ़ने के लिए, अब उसको उस मनुवाद से बाहर निकल के लिए छटपटा रहे हैं, जो अम्बेडकर की ओर भाग रहे हैं, उनको कहीं अवरोध ना खड़ा हो जाए, कहीं उनको एक झटका ना लग जाए कि हम तो अम्बेडकरवाद की तरफ भाग रहे हैं। और जो अम्बेडकरवाद के जो क्लेम करने वाले थे, दावा करने वाले थे अम्बेडकरवादी होने का, अगर अब पीछे भाग रहे हैं, वापस चमार बन रहे हैं, तो फिर हम क्यों जाएं? कहीं ये प्रश्न ना खड़ा हो जाए। और जो बाबा साहब का जो सपना था इस देश में SC ST की सरकार बनाने का, उनको राजा बनाने का देश में, वो सपना, वो ख्वाब, वो चकनाचूर ना हो जाए। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से अपील है कि इस सम्मेलन पे दोबारा से सोचें, पुनर्विचार करें, और उसमें जो खतरनाक वीडियो चल रहे हैं, जो स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, बाबा साहब की फ़ोटो नहीं लगने दे रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ़ बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ़ बोल रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें, ऐसी मेरी अपील है। और ये मेरा आकलन है आज कि ये बहुत भयावह तस्वीर आई है। चमार सम्मेलन अपने आप में होना, ये उस जाति का जो ताकतवर जाति है हर तरीके से, जिसको नेतृत्व करना है बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, तो वो अगर अपने पथ भ्रष्ट हो जाएगी, वो अपने रास्ते से भटक जाएगी,
तो फिर दूसरी कमज़ोर जातियों का क्या होगा, ये सवाल छोड़ते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।